हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का तीसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेनली कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। कंसंट्रेशन टर्म्स कहने का मतलब है क्या कि कंसंट्रेशन जो है वो किसी सॉल्यूशन के लिए यूज किया जाने वाला टर्म है कि किसी सॉल्यूशन में सिंस हम लोग जानते हैं क्या दो चीजें होती हैं सॉल्यूशन में, दो चीजें होती हैं। एक है क्या सॉल्यूट और दूसरा क्या है सॉल्वेंट। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सॉल्यूट किसको बोलते हैं या फिर आपसे ये पूछा जाए कि सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसको बोला जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि किसी भी सॉल्यूशन में जिस सब्सटेंस का अमाउंट क्या होता है कम होता है, लेस इन अमाउंट, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट। जबकि सॉल्वेंट किसको बोल रहे हैं हम लोग सॉल्वेंट बोल रहे हैं जो क्या होता है मोर इन अमाउंट होता है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखेंगे आप कि हमने लिखा हुआ है क्या लेस इन अमाउंट या लिखा हुआ है मोर इन अमाउंट, मास नहीं लिखा कि जिसका मास ज्यादा हो, जिसका वेट ज्यादा हो, वो नहीं लिखा हम लोगों ने। क्यों नहीं लिखा इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो सब्सटेंस हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। ये पता नहीं है कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। आपको मान लीजिए कहा गया है कि 98% ऑफ एक्स, जहां एक्स आपका कोई भी सब्सटेंस है, ये डिसॉल्व कराया गया। 98% ऑफ एक्स इज डिसॉल्व्ड इन 26% ऑफ वाई, या हम लोग लिख लेते हैं क्या 98 ग्राम ऑफ एक्स इज डिसॉल्व्ड इन 26 ग्राम ऑफ वाई। अब आप बताएं कि इसमें सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसमें सॉल्यूट जो यहां लिखा गया उसके अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो मैक्सिमम लोग आपको ये कहते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि 98 ग्राम ऑफ एक्स जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये है सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि मोर इन अमाउंट है, मोर इन मास है एंड दैट विल बी सॉल्यूट। बट ये जरूरी नहीं है इसलिए क्योंकि यहां ये मिला है आपको मास और हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, अमाउंट के बारे में। सो वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल फर्स्ट। ठीक है, आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 1 देखें, पार्ट 2 देखें, उनमें आपको नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बताया गया है। तो नंबर ऑफ मोल एक डायरेक्ट फॉर्मूला एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। मतलब हम लोगों को क्या करना होगा, इसका नंबर ऑफ मोल निकालना होगा। तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि सब्सटेंस कौन सॉल्यूट कहलाएगा या कौन सॉल्वेंट कहलाएगा। मींस वो अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास के ऊपर नहीं। ठीक है, तो ये है हमारा सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मामला। अभी जो सॉल्यूशन जो होता है, ये सॉल्यूशन क्या होता है, इस सॉल्यूशन का मेजरमेंट जो हम लोग कंसंट्रेशन टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, ये कंसंट्रेशन टर्म एक्चुअली क्या है ये पता करने के लिए कि किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट घुला है। मतलब आपने 100-250 मिलीलीटर वाटर में एक नॉर्मल सा ग्लास लेते हैं, ठीक है, उस नॉर्मल से ग्लास में अगर हम लोग वाटर अमाउंट की बात करें, वाटर क्वांटिटी की बात करें तो 250 मिलीलीटर है ना। तो 250 मिलीलीटर में आपने कितना सॉल्यूट यानी शुगर, मान लेते हैं वाटर का, आपने वाटर शुगर का सॉल्यूशन बनाया, तो कितना शुगर उसमें आपने डिसॉल्व कराया, इसका जो मेजरमेंट किया जाता है, ये मेजरमेंट कंसंट्रेशन टर्म्स में किया जाता है। अब ये कंसंट्रेशन टर्म्स है क्या क्या, जैसे सबसे पहले क्या है हमारे पास, सबसे पहले है हमारे पास वेट बाई
वेट बाई वेट परसेंटेज। सबसे पहला। दूसरा क्या है हम लोगों के पास? दूसरा है हमारे पास वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा क्या है हम लोगों के पास? तीसरा है वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। चौथा क्या है हमारे पास? चौथा क्या है हमारे पास? चौथा है पीपीएम। पांचवा है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। पांचवा क्या है? मोल फ्रैक्शन। छठा है हमारे पास मोलैरिटी। सातवां है मोलेलिटी। सातवां है मोलेलिटी। ये रिटी, ये लिटी, मोलेलिटी। और आठवां है हमारे पास नॉर्मेलिटी। आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेट बाई वेट, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम, पीपीएम और मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, सबसे पहले क्या? वेट बाई वेट परसेंटेज। बहुत आसान सी चीज है कि किसी सॉल्यूट का कितना मास, किसी सॉल्यूट का कितना मास सॉल्यूशन के, एक गिवन सॉल्यूशन के 100 ग्राम में मौजूद है। ठीक है, क्योंकि परसेंट में निकाल रहे हैं तो 100 की ही बात करेंगे। किसी सॉल्यूट का कितना मास वो एक सॉल्वेंट में, एक सॉल्यूशन में जो 100 ग्राम का है उसमें मौजूद है। जैसे अगर हम लोग परसेंटेज सीधा सीधा पहले फॉर्मूला सबका देख लेते हैं, जो तीन हमारे पास पहले का है उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे, लेकिन पहले फॉर्मूला जरूरी है। जैसे अगर हम निकाल रहे हैं परसेंटेज वेट बाई वेट, ठीक है, डेफिनेशन तो पूछा नहीं जा रहा है ना कहीं पर अब इसका, इसीलिए हम लोग इसका फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो देखते हैं। परसेंटेज वेट बाई वेट क्या होता है? परसेंटेज वेट बाई वेट होता है वेट ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, एक चीज और समझ लें आप कि कहीं कहीं पर इस वेट की जगह पर मास लिखा हुआ आपको मिल सकता है, तो आप फिजिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे कि वेट और मास डिफरेंट चीज होती है। फिजिक्स के अंदर केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में दोनों ही चीजें काम करती हैं, चाहे वो वेट लिखा जाए या मास लिखा जाए, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई मामला तो है नहीं, है ना। तो वेट ऑफ सॉल्यूट लिखा हुआ हो सकता है, मास ऑफ सॉल्यूट लिखा हुआ हो सकता है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यानी कि आपने कितना, मतलब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। ठीक है, जैसे अगर आप मान लें कि आपको बोला गया है कि an aqueous solution of H2SO4 is 4% weight by weight। ठीक है, मतलब क्या है कि 4% वेट बाई वेट कहने का मतलब कि 4 ग्राम H2SO4, 4 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 100 ग्राम ऑफ वाटर। सिंस एक्वस सॉल्यूशन बोला गया है तो एक्वस सॉल्यूशन कहने का मतलब इन वाटर, तो 4 ग्राम H2SO4 जो होगा ये प्रेजेंट होगा कहां? 100 ग्राम ऑफ वाटर में। तो देखो ये भी मास है, ये भी मास है ना। तो मास बाई मास अगर हम लोग इसके लिए निकालना शुरू करें वेट, परसेंटेज वेट बाई वेट की ये कितना परसेंटेज वेट बाई वेट आएगा, तो इसमें तो परसेंटेज दिया हुआ ही है, तो इसमें निकालने की जरूरत नहीं है। जब मास दिया हुआ होता है तो हम लोग इसकी बात करते हैं। तो ये है हमारा क्या? वेट बाई वेट का मामला, कि अगर परसेंटेज में भी दिया हुआ है तो हम लोग समझ जाते हैं। जैसे कई बार ये तो बहुत आसान सी बात है, जैसे आपको बोला गया 20% ऑफ 100 रुपीज, तो हम लोग सीधा कह देते हैं कि 100 का 20% यानी कितना? 20 रुपए आएगा, है ना। उसी तरह से ये भी है, लेकिन यहां सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यहां सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम नहीं है, क्योंकि क्या बोला गया है कि 4 ग्राम H2SO4 100 ग्राम वाटर में मौजूद है। मतलब 100 ग्राम वाटर है और उसमें 4 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट, राइट। तो
मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 104 ग्राम। हम लोग अभी इसका न्यूमेरिकल देखेंगे, बहुत ज्यादा क्लियर हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज की। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज की ये क्या है, जब वेट की बात हुई तो वेट के बारे में बात की, अब किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है। तो परसेंटेज जब निकालते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का, तो सिमिलर क्या रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सिमिलर चीज है, कोई फर्क नहीं आ रहा है इसमें भी, कि जब आपको बोला गया कि परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम निकालिए, तो क्या आया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो ये जैसे हम लोगों ने पीछे वाले में बोला कि एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट, सॉरी एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज 4% वेट बाई वेट। अब सिमिलरली यहां भी बोल सकते हो कि H2SO4 आपका लिया गया क्या वॉल्यूम के टर्म में, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्वा सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 4% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि 4 मिलीलीटर ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, सिमिलर चीज है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ जब वेट की बात हुई तो हम लोगों ने वेट लिया, वॉल्यूम की जब बात हुई तो हम लोगों ने वॉल्यूम लिया। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज समझते हैं, वो क्या कि जब आप शुगर वाटर का सॉल्यूशन आपने बनाया, एक बीकर आप लिए, एक ग्लास आपने लिया, इसमें आपने वाटर अमाउंट लिया, जो भी वाटर अमाउंट आपने लिया हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप फिलहाल सिर्फ ये समझें कि आपने वाटर लिया, अब आप इसमें शुगर ले रहे हो। अगर आपको सिर्फ खुद के लिए ही ये सॉल्यूशन बनाना हो, तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि 4-5 लीटर वाटर ले लेते हैं, ऐसा तो नहीं है कतई, है ना। बल्कि क्या है कि हम लोग 250 मिलीलीटर लेते हैं। अच्छा, 250 मिलीलीटर में जब आप शुगर ऐड करते हो तो ध्यान दीजिएगा, हमने कहा 250 मिलीलीटर मीन्स वाटर का वॉल्यूम मेजरमेंट लिया गया है, मिलीलीटर वॉल्यूम मेजरमेंट लिया गया। अब उसमें जब आप शुगर मिलाते हैं, जब शुगर आप ऐड करेंगे उसमें, तो क्या शुगर को भी मिलीलीटर में मेजर करके लेंगे, लीटर में मेजर करके लेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करके लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि शुगर को आप 1 लीटर में तो नहीं खरीद सकते। आप गए शॉपकीपर के पास और उसको क्या बोल रहे हैं कि भैया 1 लीटर शुगर दे दो, चीनी दे दो, नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं 1 किलोग्राम, मींस उसका यूनिट वेट में मेजर किया जा रहा है, मास के टर्म में किया जा रहा है ना। तो हम लोग इसमें शुगर मान लेते हैं कि आपने 250 मिलीलीटर में सपोज कि हम लोगों ने 100 ग्राम ऑफ शुगर ऐड किया, तो क्या हो गया, इन दोनों के लिए अगर इसमें से किसी एक के लिए परसेंटेज निकालने के लिए बोला जाएगा, तो एक वेट है और एक क्या है, वॉल्यूम है। मतलब हमारा अगला टर्म क्या है, वेट बाई वॉल्यूम। अगला टर्म क्या है हमारा, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, यानी परसेंटेज ऑफ वेट बाई वॉल्यूम जब आप निकालेंगे तो हम लोग लेते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आगे लिखा हुआ है ना वो न्यूमरेटर टर्म में लिखा जा रहा है, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू क्या लेकर आएंगे 100। आसान है। ये छोटे छोटे टर्म्स, अगर मान लीजिए कि सॉल्वेंट का एक बड़ा अमाउंट, सॉल्वेंट एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में ले लिया गया, सॉल्यूट बहुत छोटा है, छोटे कंटेक्स्ट की जब बात करते हैं हम लोग, तो एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ppm, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। तो ppm में क्या है, सब कुछ वही है, मिलियन 10 to the power 6, मिलियन 10 to the power 6, है ना। तो सिमिलरली अगर आपको ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, हम लोग इसी तरह का फॉर्मूला लगाते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट या पार्ट ऑफ सॉल्यूट
अपॉन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यानी सॉल्यूट का 100 नहीं, 10 टू द पावर 6 मिलियन में कैलकुलेट कर रहा है, तो 10 टू द पावर 6 हम लोगों के उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना पार्ट मौजूद है। ठीक है, तो ये हम लोगों को क्या देता है, पार्ट्स पर मिलियन देता है। इन चार में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है क्या, वेट बाई वॉल्यूम। तीसरा जो हम लोगों ने पढ़ा, वेट बाई वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि जल्दीबाजी में कभी कभी आप होते हैं, आपको बोला गया वेट बाई वॉल्यूम रखने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए, आपको तो पता होगा फॉर्मूला अगर आप लिखते हैं आपको मार्क्स मिलते हैं, तो ये जो मार्क्स यहां मिलने वाले होते हैं, यहां कभी कभी आप गलती कर जाते हैं। क्यों, आपने जल्दी जल्दी में सोल्व किया, जल्दी जल्दी में सोल्व करने के दौरान आपने क्या लिख दिया, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, हाफ मार्क्स का प्रॉब्लम है ना। तो इसीलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस कंसंट्रेशन टर्म का इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि सिर्फ इंपॉर्टेंट कहने का मतलब बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आसान है, लेकिन क्या है इसमें कि कंफ्यूज हो जाते हैं लोग जब फॉर्मूला लिख रहे होते हैं। ठीक है, इसीलिए ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें, जिसमें दो चीजें एक साथ शामिल होंगी कि किस तरह से आप न्यूमेरिकल को बना पाएंगे। आइए अब हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल है, जल्दी से देखते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ HNO3 इज 5% वेट बाई वेट, यानी परसेंट वेट बाई वेट आपको मिला हुआ है 5%। फाइंड द मास ऑफ HNO3 इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मास ऑफ HNO3 आपको कैलकुलेट करना है ना। तो मास ऑफ HNO3 निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, वेट बाई वेट का केस है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां एक केस ले रहे हैं। फॉर्मूला इसका परसेंटेज वेट बाई वेट इज इक्वल टू होता है क्या, फॉर्मूला भी पढ़ा हम लोगों ने, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100। अच्छा, एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज क्वेश्चन में और ले लेते हैं कि इफ डेंसिटी इज 1.4 ग्राम पर मिलीलीटर, डेंसिटी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन ना मालूम हो। ठीक है, तो अब यहां से क्या होना है कि वेट ऑफ सॉल्यूट आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया नहीं है, वेट ऑफ सॉल्यूशन की जगह पर आपको मिला है क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले किस फॉर्मूला से, फॉर्मूला होगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना है 1.4 इज इक्वल टू मास कितना है निकालना है, वॉल्यूम कितना है 1. हाँ, डेंसिटी, वॉल्यूम कितना है 100 मिलीलीटर। ठीक है, तो ये मिलीलीटर कैंसिल हो जाएगा, 100 को आप जब इधर लाएंगे तो मास इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा 1.4 इंटू 100, यानी मास इज इक्वल टू कितना मिल गया, एक पॉइंट इधर से पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो घट जाएगा, तो कितना मिल जाएगा बाबू 140 ग्राम। यानी वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको कितना मिलता है 140 ग्राम। अब क्या करेंगे, अब इस फॉर्मूला में वापस आते हैं, क्योंकि हम लोगों को सब कुछ मिल चुका। परसेंटेज वेट बाई वेट आपके क्वेश्चन में दिया गया है कितना 5। अब यहां से वापस आते हैं तो क्या मिलेगा, 5 इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट आपको कैलकुलेट करना है, तो x अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना लेकर आया 140 ग्राम, ये रखा 140 ग्राम इनटू, तो एक जीरो और एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं, ये बच गया 5 2 10, 7 2 24। ठीक है, 5 इधर भी है और 5 इधर मल्टीप्लीकेशन में, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना बाबू, x इज इक्वल टू 7 ग्राम, है ना।
आसान है, बिल्कुल आसान है। सिर्फ आपको दो कॉन्सेप्ट, सबसे पहले तो फॉर्मूला, उसके बाद डेंसिटी। डेंसिटी कब अप्रोच करेंगे हम लोग, जब आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा क्या, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन, जो भी दिया हुआ वॉल्यूम डेंसिटी अगर दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, डेंसिटी के फॉर्मूला से जो भी आएगा पहले वो कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, है ना। तो ये एक न्यूमेरिकल हम लोगों ने देखा, और भी न्यूमेरिकल्स हैं इसमें, तो आप देखिए टेक्स्ट बुक में भी मिलेंगे, एनसीईआरटी में भी मिलेंगे, और भी कई जगहों पर मिलेंगे। तो आप न्यूमेरिकल्स को देखिए, उसको बनाइए। और मैंने कहा है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा, फिर से बता दे रहा हूं कि अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं उसको एक बार देख लें। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह की परेशानी है, आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे या कमेंट सेक्शन में कहीं पर भी आप अपने प्रॉब्लम्स को क्लियर करा सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अगले टर्म में आते हैं जिसको हम लोगों ने कहा था मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब तो हम लोग जानते ही है ना, वो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा P/Q फॉर्म होता है ना, P/Q फॉर्म, मतलब इसमें क्या होगा, P/Q फॉर्म का रिलेशन आपको मिलना है। मोल फ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है, मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल के ऊपर डिपेंड करता है। नाम से पता चलता ना, मोल का फ्रैक्शन। मतलब अगर मान लेते हैं कि आपके पास फिलहाल एक सॉल्यूशन लेते हैं जो दो कंपोनेंट से बना हुआ है, ए और बी, दो कंपोनेंट से बना हुआ सॉल्यूशन ए एंड बी। दो कंपोनेंट्स ये हो गए, सॉल्यूशन ए बी बना या ए बी 2 बने, जो भी बन जाए, लेकिन उसमें कंपोनेंट्स दो ही हैं, ए एंड बी। मास पता है आपको, मास पता है, इसका मान लेते हैं 1 ग्राम है और इसका मान लेते हैं 3 ग्राम है, या जितना भी मान लीजिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। मैंने 1 ग्राम और 3 ग्राम मान लिया। अब क्या होगा कि आपसे बोला गया कि ये तो मास दिया हुआ है कंपोनेंट्स का, अगर आपसे ये कहा जाए कि ए का कितना फ्रैक्शन मौजूद है, जैसे इसको समझते हैं कि 10 लोग या 5 लोग हैं, ठीक है, 5 लोगों से क्या किया गया, कुछ रुपए कलेक्ट किए गए किसी भी चीज के लिए। एक ने दिया 2 रुपए, एक ने जमा किए 6 रुपए, एक ने जमा किए हैं 5 रुपए, एक ने जमा किया 1 ही रुपया, एक ने जमा कर दिए 7 रुपए। टोटल कितने हुए, 7, 8, 13 प्लस 6 19 to 21, यानी टोटल रुपीस कितने जमा हो गए हैं, 21। बड़ा ले लिया हम लोगों ने, 10 तक का लेते अगर एडिशन तो ठीक था, लेकिन फिर भी समझेंगे। अब किसी ने आपसे यह कह दिया, हम लोग जब बोलते हैं ना कंट्रीब्यूशन निकालो, किसने कितना कंट्रीब्यूट किया परसेंटेज में या फ्रैक्शन में, तो अगर इसका निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप क्या करेंगे, इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, आउट ऑफ 21 रुपीज ही कंट्रीब्यूटेड 2 ओनली, राइट। तो हम लोग क्या लिखते हैं, 2/21 लिखता है। सिमिलरली इसके लिए लिखेंगे, अगर इसके लिए करते हैं तो हम लोग बोलते हैं क्या 7/21 मिला, यानी 21 रुपीज का 1/3 पार्ट जो है वो इसने दिया, ये कंट्रीब्यूशन निकाला फ्रैक्शनल टर्म में। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें इसकी ए और बी की, तो टोटल कितना हो जाता है 4 ग्राम। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए, इस सॉल्यूशन को बनाने में ए का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो 1 ग्राम बोलने में अच्छा नहीं लगा, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि इसका कंट्रीब्यूशन है 1/4 पार्ट, इसका कंडीशन, इसका क्या है 3/4 है ना। तो ये जो कैलकुलेशन, ये जो हम लोगों ने फ्रैक्शन कैलकुलेट किया, इसी को बोला जाता है मोल फ्रैक्शन। मतलब द फ्रैक्शन ऑफ द इंडिविजुअल, द फ्रैक्शन ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ द इंडिविजुअल टू द टोटल नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। यहां हम लोगों ने ग्राम में समझा है, बट हम लोग जब बात करते हैं या डिफिनेशन देते हैं तो नंबर ऑफ मोल के टर्म में देते हैं, क्या कि द फ्रैक्शन ऑफ द
नंबर ऑफ मोल ऑफ इंडिविजुअल टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे मान लिया जाए अब कि ए और बी ही है, तो एन बी, सॉरी ये ए है ना, तो एन ए और इसका नंबर ऑफ मोल एन बी। ठीक है, तो अगर इसके लिए बोला जाएगा कि इसका फ्रैक्शन निकालिए या इसका मोल फ्रैक्शन निकालिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल टू द टोटल नंबर ऑफ मोल। तो टोटल नंबर ऑफ मोल क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, यानी एन ए प्लस एन बी। सिमिलरली अगर बी के लिए बोला जाएगा तो हम लोग लिखेंगे एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इसको मोल फ्रैक्शन को एक टर्म से हम लोग नोट करते हैं। ठीक है, मैंने पीछे अभी आपने देखा वीडियो में मैंने एक्स लिखा था इस तरह से, तो मैंने एक्स वहां से हटा करके स्मॉल एक्स ले लिया। इसको समझते हैं, ये एक्स नहीं है, इसको हम लोग पढ़ते हैं जीटा। ठीक है, लेकिन फ्लो में हम लोग क्या करते हैं, एक्स बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिंबलाइज किसी टर्म से करें, आपको सिर्फ ये मालूम होना चाहिए कि किसको सिंबलाइज कर रहे हैं हम लोग। तो ये जीटा, इससे आप सिंबलाइज कर सकते हैं। कई जगहों पर आप देखेंगे इस तरह से एन बी लिखा हुआ मिलेगा, थोड़ा लंबा वाला एन, है ना, इसको पढ़ते हैं ईटा। तो दोनों में से किसी से भी आप क्या कर सकते हैं, सिंबलाइज कर सकते हैं। तो हम लोग जब लिखते हैं ना, तो ए के लिए जब लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा जीटा ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, एंड जीटा ऑफ बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अगर ये कैलकुलेट कर लिया ना आपने, तो इसमें इतना लिखने की जरूरत आपको नहीं है। अगर सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स हो तो, तीन से ज्यादा, अगर दो से ज्यादा है, जैसे आप इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए कि अगर दो कंपोनेंट है तो एक कैलकुलेट करो, दूसरे को कैलकुलेट करने का अभी बता दे रहे हैं। अगर तीन कंपोनेंट है तो दो कैलकुलेट कीजिए और दोनों को कैलकुलेट करके आपस में जोड़ दीजिए, तीसरे को कैलकुलेट करेंगे, कैसे अभी बता रहे हैं। अगर चार कंपोनेंट्स हैं तो इन तीनों को कैलकुलेट कीजिए, या कोई भी तीन कैलकुलेट कीजिए, बेहतर होगा, आगे से ही कैलकुलेट करते हैं ना। इन तीनों को कैलकुलेट करने के बाद जो आ रहा है उसको जोड़ दीजिए। इसको निकालने के लिए बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि इन दोनों का जो एडिशन है, या इसमें इन दोनों का, इन तीनों का, या इन चारों का, सबका सम, सबको एक साथ जोड़ने पर, यानी जीटा ऑफ ए प्लस जीटा ऑफ बी विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 आना भी चाहिए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों भी ऐड होगा, ऐड होगा तो दोनों का एलसीएम लिया जाएगा, एन ए प्लस एन बी। करके देख लेते हैं, एक्स से जीटा ए जीटा बी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एलसीएम लेंगे, क्या मिलेगा, एलसीएम लेंगे आपको मिलेगा एन ए प्लस एन बी। हियर एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा एन ए। यहां भी सिमिलरली बच जाएगा क्या, एन बी कैंसिल होकर क्या मिला, 1, मींस सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस ऑफ ईच कंपोनेंट इक्वल टू 1। उसी तरह से यहां निकालेंगे तो जीटा ए जीटा बी जीटा सी का सम 1, जीटा ए जीटा बी जीटा सी जीटा डी का सम 1, है ना। तो क्या करना है अब आपको कि आपने एक्स ए यानी जीटा ए निकाल लिया। जीटा ए निकाल लेने के बाद आप क्या करें, जीटा बी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस जीटा ए आ जाएगा। उसी तरह से इसमें भी अगर आप जीटा सी निकालना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे 1 माइनस जीटा ए प्लस जीटा बी। मैंने अभी वही कहा था, दोनों को ऐड कर लीजिए, 1 से घटा दीजिए, जीटा सी निकल जाएगा। सिमिलरली जीटा डी निकालना हो तो 1 माइनस जीटा ए प्लस जीटा बी प्लस जीटा सी। तो यहां से आप जीटा डी भी निकाल पाएंगे। ये हमारा मोल फ्रैक्शन है। मैंने बोला आपसे, आपके पास जो भी सोर्स है, सोर्स से या टेक्स्ट बुक से आप क्या करें, इनके जो भी न्यूमेरिकल्स है उनको आप बनाएं, जो भी परेशानी है आप पूछें, क्लियर करें डाउट को, कोई इश्यू नहीं है, डाउट क्लियर होने चाहिए।
कहीं पर भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये जो पार्ट हम लोगों ने देखा, इसके क्वेश्चंस को देखते हुए तुरंत सॉल्व हो, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो आप प्रैक्टिस करें। मैंने आपको बताया, अगर आपको किसी भी तरह के डाउट्स हैं, आप तीनों में से किसी भी लिंक से मेरे से जुड़ सकते हैं, है ना। आपके प्रॉब्लम्स बताए जाएंगे, क्लियर कराए जाएंगे, चाहे वो व्हाट्सएप हो या टेलीग्राम हो या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में हो, है ना। अगर पीछे के वीडियोस में भी प्रॉब्लम है, आप क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, देख सकते हैं। आपको किसी भी वीडियो को, अगर इस चैप्टर के किसी भी वीडियो को सर्च करना हो, आप सिंपली टाइप करें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री विजन शिक्षा, आपको ये वीडियो अवेलेबल होगा, आप देख पाएंगे, उसको क्लियर कर पाएंगे। मिलते हैं फिर हम लोग इसके बाद के टॉपिक में, जो हम लोगों ने बोला मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड देन नॉर्मेलिटी। तो वो 3 टॉपिक बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि वो 3 टॉपिक को आगे चलकर, जब आप आगे के कुछ चैप्टर्स में भी आते हैं इस क्लास के, या आप 12 में जब आते हैं, तो 12 के एक पूरा चैप्टर ही सॉल्यूशन का है, वहां मोलैरिटी की बहुत जरूरत पड़ती है हम लोगों को। इसीलिए हम लोगों ने आज के इस वीडियो में तुरंत से जल्दी से नहीं लिया, हम लोग आराम आराम से मोलैरिटी को समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं।